नमस्कार, स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यशराज तिवारी आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं 2025 के वार्षिक राशिफल को लेकर। आज के इस राशिफल के कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि वर्ष 2025 आपके लिए क्या लेकर के आ रहा है, क्या लाभ और क्या हानि। आपका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है, आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहने वाली है, यदि आप अविवाहित थे तो क्या आपका विवाह इस वर्ष होगा या नहीं होगा। साथ ही साथ संतान से संबंधित चीजें, प्रेम संबंध को लेकर के, करियर को लेकर के, आजीविका को लेकर के एवं धन इत्यादि को लेकर के, और साथ ही साथ जीवन के अनेक मुख्य पहलू जो होते हैं उनको लेकर के आज के इस राशिफल के कार्यक्रम में हमारी चर्चा होने जा रही है। जैसा कि आप सभी दर्शक जानते हैं कि जो राशिफल का कार्यक्रम होता है वो ग्रहों के गोचर पर आधारित होता है। अब चूंकि ये वार्षिक राशिफल का कार्यक्रम है तो इस राशिफल में हम उन ग्रहों के विषय में चर्चा करेंगे जो कि स्लोवेस्ट मूविंग प्लैनेट हैं। इस राशिफल के कार्यक्रम में मेनली हमारी चर्चा होने वाली है गुरु ग्रह से संबंधित, शनि से संबंधित और राहु केतु से संबंधित, क्योंकि वर्ष 2025 में ये स्लोवेस्ट मूविंग प्लैनेट चारों के ही चारों राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। इसके अलावा जो प्लैनेट्स होते हैं जिनकी स्पीड तेज होती है, जैसे कि सूर्य हो गए, मंगल हैं, बुध हैं, शुक्र हैं, इनके विषय में जो चर्चा होती है ये हम मासिक राशिफल में करते हैं। और वार्षिक राशिफल में हम स्लोवेस्ट मूविंग प्लैनेट्स के विषय में चर्चा करते हैं, क्योंकि ये वो ग्रह हैं जो कि हमारे जीवन पर बड़ा प्रभाव लेकर के आने वाले होते हैं। अब सबसे पहले तो आपको ये बात जान लेनी चाहिए कि जो राशिफल का कार्यक्रम होता है गोचर पर आधारित होता है, और गोचर निर्भर करता है आपकी जन्म कुंडली की प्लैनेटरी पोजीशन पर। यदि आप अपनी जन्म कुंडली का संपूर्ण अध्ययन कराना चाहते हैं तो इस वीडियो में जो नंबर्स दिख रहे हैं उन पर व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क अवश्य करके अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन करा लीजिएगा। अब हम देख लेते हैं कि वर्ष 2025 में किन ग्रहों का राशि परिवर्तन होने वाला है। स्क्रीन पर जो आपको चार्ट दिखाई दे रहा है वो 1 जनवरी 2025 के दिन की प्लैनेटरी पोजीशन का दिख रहा है। वर्ष 2025 में शनिदेव राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। ये 29 मार्च 2025 को मीन राशि में प्रवेश करेंगे, अपनी कुंभ राशि को छोड़कर के मीन राशि में प्रवेश करेंगे, जहां की ये पूरे 2.5 वर्ष रहेंगे। और साथ ही साथ 30 जून 2024 से लेकर के 15 नवंबर 2024 तक, यानी कि 139 डेज तक ये वक्री रहने वाले हैं। इस विषय में जो चर्चा होगी इनके वक्रत्व काल की, ये मासिक राशिफल में होगी। मुख्यतः शनि कुंभ राशि को छोड़कर के मीन राशि में प्रवेश करने वाले हैं 29 मार्च 2025 के दिन। देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करेंगे 14 मई 2025 को, और ये वृषभ राशि को छोड़कर के मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। 18 अक्टूबर 2025 को ये कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। साथ ही साथ में 11 नवंबर 2025 के दिन ये वक्री हो जाएंगे, और 5 दिसंबर 2025 के दिन मिथुन राशि में वक्र गति से ही प्रवेश करने जा रहे हैं। इस विषय में भी चर्चा आज के इस राशिफल में होने वाली है। साथ ही साथ 18 मई 2025 को राहु कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में, और केतु 18 मई 2025 को सिंह राशि में प्रवेश करेंगे पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में। तो इन्हीं ग्रहों के राशि परिवर्तन के आधार पर आज का ये राशिफल का कार्यक्रम होने वाला है। आज का ये जो राशिफल का कार्यक्रम होने वाला है ये आपके लग्न एवं आपकी चंद्र राशि के आधार पर है। चंद्र राशि यानी कि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में है वही आपकी चंद्र राशि है। और यदि आप अपने लग्न और चंद्र राशि के विषय में नहीं जानते हैं तो आप अपने नाम राशि के आधार पर भी आज के इस राशिफल के कार्यक्रम को सुन सकते हैं। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। आइए अब हम चर्चा प्रारंभ करते हैं कि मेष लग्न एवं मेष राशि के जातकों के लिए वर्ष 2025 क्या लेकर के आ रहा है। मेष लग्न एवं मेष राशि के जातकों के लिए यदि हम सबसे पहले शनिदेव के गोचर के विषय में चर्चा करते हैं तो आपके लिए जो शनि है वो दशम भाव और लाभ भाव के स्वामी होकर के वर्तमान समय में 29 मार्च 2025 तक लाभ भाव में ही गोचर कर रहे हैं। वैसे तो शनिदेव का गोचर मेष लग्न एवं मेष राशि के जातकों के लिए 2024 में भी अच्छा था, क्योंकि ये 11वें भाव के स्वामी होकर के 11वें भाव में ही संचरण कर रहे थे, जो कि जीवन काल में इनकम की स्थिति को बना रहे थे। अब शनि के साथ में जब ये लाभ भी उत्पन्न करते हैं, कुछ अच्छी चीजें भी उत्पन्न करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी दृष्टि में चूंकि विच्छेद होता है तो जीवन काल में परेशानियां देखने में मिलती ही हैं। जैसे कि अब दशमेश और एकादशेश होकर के एकादश भाव में संचरण कर रहे थे तो लाभ की स्थिति तो बन रही थी, बट लाभ बहुत विलंबित हो रहा था, धीमी गति से लाभ हो रहा था।
शनि की दृष्टि लग्न पर पड़ रही थी, जिसके चलते लाइफ में हर एक चीज डिले हो रही थी, देर से आपको चीजों की प्राप्ति हो रही थी। शनि की दृष्टि 5th हाउस पर थी, तो हो सकता है संतान को लेकर के परेशानी हो रही हो, संतान उत्पत्ति में परेशानियां आ रही हो, प्रेम संबंध में मेष लग्न एवं मेष राशि के जातकों को परेशानियां आ रही हो, तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हो सकता है कि आप अभी तक फेस कर रहे हो। शनि की दृष्टि 8th हाउस पर थी, 8th हाउस पर शनि की दृष्टि पड़ने के चलते वैसे तो ये आयु को लंबा बना देती है, परंतु कहीं ना कहीं जीवन काल में संघर्ष की स्थिति निर्मित हो जाती है, तो वो हो सकता है आपके साथ में बन रहा हो, डिले की वजह से आप परेशान हो रहे हो। बट अब होगा क्या कि 29 मार्च 2025 को शनि राशि परिवर्तन करके एकादश भाव से 12वें भाव में प्रवेश करेंगे। 12वें भाव में प्रवेश करने के चलते शनि के होगा ये कि आपके जो लग्न पर शनि की दृष्टि थी वो हट जाएगी। अब जब लग्न पर से शनि की दृष्टि हट जाएगी तो जो कार्यों की गति धीमी हो रही थी उनमें गति आ जाएगी, काम जो स्लो हो रहे थे वो उनमें स्लोनेस में कमी आएगी, कामों की रफ्तार बढ़ने वाली है। जो भी लाइफ की हर एक चीज आपकी इस समय पर डिले हो रही थी उसकी रफ्तार मुझे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अब शनि दशम भाव के स्वामी होकर के 12वें भाव में होंगे तो इससे कुछ परेशानियां भी उत्पन्न होंगी। वो परेशानियां इस तरह की होंगी, जैसे यदि आपका जो वर्क है, यदि आप जॉब करते हो, प्राइवेट जॉब करते हो, मल्टीनेशनल कंपनी से जुड़ करके काम करते हो तब तो ठीक है, लेकिन यदि आप किसी और फील्ड का काम करते हैं, मतलब इन फील्ड्स के लिए जो मैंने अभी काउंट कराई, इनके लिए तो जो लोग वर्किंग है उनके लिए गोचर अच्छा होगा शनि का, उनको कोई बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होगी। बट जो लोग इन फील्ड्स से बिलोंग नहीं करते हैं उनके वर्क आवर फ्लक्चुएट हो जाएंगे, उनका काम का कोई एक फिक्स्ड समय नहीं रह पाएगा, कार्यक्षेत्र में परेशानियां देखने में मिल सकती हैं, बॉस के साथ में विवाद होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ में फिजूल व्यय, व्यर्थ का व्यय आप देख सकते हैं 29 मार्च के बाद में, क्योंकि शनि व्यय भाव में प्रवेश करेंगे। वैसे तो शनि 12वें भाव में कारक होते हैं, बट फिर भी आपको फालतू के खर्च को करने से इस वर्ष में बचना चाहिए। साथ ही साथ गैर कानूनी कार्यों से आपको बचना चाहिए। 12वें के शनि होंगे तो व्यय की वृद्धि करेंगे, लाभेश 12वें भाव में जाकर के बैठे हैं, तो आपके पास में धन का आगमन तो होता ही रहेगा, क्योंकि व्यय की स्थिति बन रही है, तो जब तक धन आगमन नहीं होगा व्यय आप कर नहीं पाएंगे। तो लाभेश होकर के शनि 12वें भाव में जाएंगे तो सामान्य राजयोग ही एक तरह का कि आपको आपके व्यय के चलते इनकम होने लगेगी। मतलब अगर आपका खर्च हो भी रहा है तो आपको बस प्रयत्न यही करना है कि वो सही दिशा में हो, बाकी जो धन लाभ की स्थिति है वो आपके लिए इस मंथ में बनी रहने वाली है शनि के 12वें में जाने के बाद भी। 12वें भाव में बैठे हुए शनि की दृष्टि आपके द्वितीय भाव पर पड़ेगी। अब जैसे ही शनि 12वें भाव में प्रवेश करेंगे तो शनि की 7.5 की प्रथम ढैया के रूप में जानी जाएगी, यानी कि मेष राशि के जातकों को 29 मार्च के बाद में शनि की 7.5 लगने वाली है। अब ये इनकी दृष्टि द्वितीय भाव पर होगी तो कहीं ना कहीं संचित धन में कमी आ सकती है, धन आएगा और व्यय हो जाएगा, धन संचित नहीं हो पाएगा आपका, जो कि मैंने 12वें भाव में शनि के होने के चलते बताया। कुटुंबी जनों की वजह से या कुटुंबी जनों को लेकर के विवाद संभव है। पैतृक संपत्ति को लेकर के यदि किसी तरह का विवाद था तो वो विवाद बढ़ सकता है, लेकिन आपके लिए यही सलाह रहेगी कि उस विवाद को क्रॉस करके आपको पैतृक संपत्ति मिलने की संभावनाएं भी इस ईयर में बन रही हैं। आपकी वाणी की कड़वाहट की वजह से आपके मुख्य रिश्ते बिगड़ सकते हैं, तो इस बात पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। शनि की दृष्टि 6th भाव पर होगी तो ये शत्रुहंता योग का निर्माण कर देगी। शत्रु आपके बनेंगे अवश्य, बट वो आपके सामने आएंगे नहीं, और आएंगे तो कुछ भी वो कर नहीं पाएंगे, तो ये एक प्लस पॉइंट है। मामा पक्ष को परेशानी हो सकती है, मामा की वजह से आपको परेशानियां, मेनली मामा पक्ष को परेशानियां होती हुई दिखाई दे रही हैं। हड्डियों में, जोड़ों में, कमर में और नसों में दर्द की शिकायत आपको महसूस हो सकती है। 12वें भाव में बैठे हुए शनि की दृष्टि 9वें भाव पर पड़ेगी, जो कि पिता के स्वास्थ्य में कुछ हद तक उतार चढ़ाव की स्थिति, पिता के हड्डियों में, घुटनों में, जोड़ों में दर्द की शिकायत को क्रिएट कर सकती है। भाग्य का साथ आपको मिलेगा परंतु विलंबित मिलेगा, बट जब भी मिलेगा तो कल्पना से अधिक मिलेगा, तो भाग्य का साथ आपको मिलने वाला है। आप यदि धर्म कर्म से जुड़े रहते हैं तो शनि का गोचर आपके लिए अच्छा होगा। जो उपाय है वो मैं आपको बता देता हूं। देवगुरु बृहस्पति के गोचर के विषय में चर्चा यदि हम कर लेते हैं तो 14 मई तक तो ये आपके द्वितीय भाव में होने वाले हैं। अब भाग्येश और व्ययेश होकर के द्वितीय भाव में है तो ये धनागमन के लिए तो अच्छा है। 14 मई के बाद में मेष राशि के और मेष लग्न के जातकों के लिए स्थितियां और अच्छी बन जाएंगी, क्योंकि भाग्य के स्वामी तीसरे भाव में संचरण करना प्रारंभ कर देंगे। जब भाग्येश तीसरे भाव में संचरण करना प्रारंभ कर देंगे तो कई नई उपलब्धियां आपको इस मंथ के सेकंड हाफ में देखने में मिलेंगी, जैसे कि आप जितना पराक्रम करते हैं, आप जितनी मेहनत करते हैं, उसके अनुकूल ही आपको आपके भाग्य का साथ मिलेगा। गुरु भाग्येश होकर के भाग्य भाव को देखेंगे तो आपके भाग्य को जागृत कर देंगे, भाग्य की स्थिति अच्छी बना देंगे। और भाग्यम फलति सर्वत्र न विद्या न च पौरुषम, यानी कि गुरु की दृष्टि भाग्य भाव पर होगी तो आपको कहीं ना कहीं भाग्य का साथ इस मंथ में मिलने वाला है। और जब भाग्य का साथ मिलता है तो किसी भी चीज को लेकर के बहुत ज्यादा चिंता को करने की आवश्यकता नहीं होती है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स का, आपके पड़ोसियों से भी आपको लाभ इस मंथ में देखने में मिलेगा। तो ओवरऑल मेष राशि के जातकों के लिए गुरु का तीसरे भाव में जाना कहीं ज्यादा बेहतर होगा। वो दंपत्ति जो कि संतान के लिए प्रयासरत थे और उनको संतान नहीं हो पा रही थी, वो 14 मई के बाद में इस
विषय पर आगे बढ़ सकते हैं। यदि IVF इत्यादि के लिए आप विचार कर रहे थे तो 14 मई के बाद में आप इस विषय पर विचार कर सकते हैं। मेष राशि के वो जातक जिनकी मैरिड लाइफ में परेशानियां आ रही थी, या मेष लग्न के वो जातक जिनकी मैरिड लाइफ में परेशानियां आ रही थी, उनकी मैरिड लाइफ में सुधार आता हुआ दिख रहा है 14 मई के बाद में। और वो नव युवक या नव युवतियां जिनका विवाह नहीं हो पा रहा था, उनके लिए 14 मई 2025 के बाद में विवाह के योग बनने जा रहे हैं, तो आपको विवाह के लिए प्रयत्न कर लेना चाहिए। गुरु की दृष्टि सप्तम भाव पर होगी तो व्यापार की वृद्धि और व्यापार से धन का आगमन दिखाई दे रहा है। नए व्यापार को यदि आप शुरू करना चाह रहे थे तो मेष लग्न और मेष राशि के जातक वर्ष 2025 में कर सकते हैं। व्यापार में किसी तरह का लाभ हो सकता है। जीवन साथी का जीवन में प्रवेश हो और उसके बाद में लाइफ में ग्रोथ दिखाई दे रही है। आपके सामाजिक संबंधों में सुधार आता हुआ दिखाई दे रहा है। भाग्य भाव पर गुरु की दृष्टि आपको धार्मिक बनाएगी, धर्म कर्म से जोड़ेंगे तो आपको आपके भाग्य का साथ मिलेगा। और शनि जो कि 12वें भाव में बैठ करके व्यय की स्थिति को निर्मित कर रहे थे, गुरु की दृष्टि जब 11वें भाव पर पड़ेगी तो धनागमन के सोर्सेस आपको मिलेंगे। हो सकता है एक से अधिक सोर्सेस आपको मिले। आपके मन में नई कामनाओं का जन्म होगा और उन कामनाओं की पूर्ति के लिए आप इस वर्ष में पुरुषार्थ करने वाले हैं। गुरु की दृष्टि लाभ भाव पर होने के चलते मित्रों का सहयोग भी आपको देखने में मिलेगा। आपके सोशल सर्कल का लाभ भी आपको इस वर्ष में देखने में मिलने वाला है। तो ओवरऑल मेष लग्न एवं मेष राशि के जातकों के लिए गुरु का गोचर तो बहुत फेवरेबल होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब 18 मई के बाद में राहु और केतु का राशि परिवर्तन जो होगा वो आपके लिए कई मामलों में बहुत श्रेष्ठ होता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे राहु 12वें भाव से निकल करके 11वें भाव में आ जाएंगे, ये आपके लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होगा, क्योंकि राहु 11वें भाव में कारक होते हैं। और केतु 5th हाउस में आ जाएंगे, तो केतु के 5th हाउस में आने के चलते कुछ पॉजिटिविटीज भी है तो कुछ नेगेटिविटीज भी है, जिस पर हम बारी बारी करके चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले तो राहु जब 12वें भाव से निकल करके 11वें भाव में आएंगे तो यदि आपके साथ में किसी तरह की कोर्ट कचहरी की स्थिति चल रही थी, किसी तरह का विवाद चल रहा था, फिजूल के जरूरत से ज्यादा व्यय हो रहे थे, गैरकानूनी व्यय यदि आपके हो रहे थे, वाहन इत्यादि यदि आपकी क्षतिग्रस्त हो रही थी, या किसी भी तरह के लीगल मैटर से आप परेशान थे, तो उन सबसे मुक्ति का समय आपको 18 मई के बाद में देखने में मिल जाएगा। राहु 11वें भाव में आएंगे, एक कारक होंगे, तो आपको आपके सोशल सर्कल का लाभ तो मिलने ही वाला है। साथ ही साथ आपकी इनकम में वृद्धि, दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की होते हुए आप देखेंगे। 11वें भाव में राहु आपको मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम देने वाले हैं और बड़े धन की प्राप्ति 18 मई के बाद में मेष लग्न एवं मेष राशि के जातकों को होने वाली है। राहु की दृष्टि तृतीय भाव पर, पंचम भाव पर और सप्तम भाव पर होगी। तृतीय भाव पर राहु की दृष्टि पड़ने के चलते छोटे भाई बहनों के साथ में आपके संबंध खराब हो सकते हैं, उनसे किसी न किसी चीज को लेकर के विवाद हो सकता है, परंतु आपके पराक्रम में वृद्धि होगी और आपकी मेहनत के अनुकूल आपको सफलताएं मिलेंगी। आपके मेहनत के अनुकूल आपको धन का लाभ देखने में मिलेगा, जो कि अच्छा है। आप अपने काम को निकालने के लिए अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ में छेड़छाड़ भी कर सकते हैं, जिसके साथ में जिस तरह का आपको रवैया अपनाना चाहिए उस तरह का रवैया अपना करके अपने काम को इस मंथ में, इस ईयर में बना लेंगे। राहु की दृष्टि 5th हाउस पर होने के चलते आपकी जो बुद्धि है वो तिकड़मी वाली हो जाएगी। जुगाड़ करने की इच्छा आपके मन में उत्पन्न होगी। जुगाड़ करने की जो एक क्वालिटी होती है वो आपके व्यक्तित्व में आ जाएगी और जुगाड़ के थ्रू आप अपने बहुत से काम को बना सकते हैं। आपकी बुद्धिमत्ता में तेजी आएगी। कहीं ना कहीं आध्यात्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो अच्छा नहीं इसको माना जाएगा, परंतु हाँ, संतान को लेकर के चिंता आपको जरूर इस वर्ष में हो सकती है, क्योंकि केतु की उपस्थिति पंचम भाव में होगी, तो संतान को लेकर के चिंताएं ये राहु आपको महसूस कराएंगे। और राहु की दृष्टि सप्तम भाव पर होगी तो व्यापार के लिए तो ठीक है, परंतु व्यापारिक पार्टनर के साथ में और जीवन साथी के साथ में थोड़ा बहुत मामूली सा मतभेद होता हुआ दिखाई दे रहा है। केतु जब पंचम भाव में संचरण करेंगे तो ये व्यक्ति को गूढ़ विद्याओं का ज्ञाता, गुप्त विद्याओं के प्रति रुचि को बढ़ाने वाला बना देते हैं। तो इन सब चीजों में आपकी रुचि 18 मई के बाद में बढ़ने लगेगी। संतान को लेकर के चिंताएं जो हैं वो तो रहने ही वाली हैं। संतान को लेकर के चिंता में किसी तरह की कमी नहीं आ रही, क्योंकि पंचम भाव में जब केतु होंगे तो संतान को लेकर के आपको चिंतित करेंगे। उसके लिए मैं कुछ उपाय आपको बता दूंगा। केतु की दृष्टि 9th हाउस पर होगी, जो कि आपको धार्मिक कृत्यों से जोड़ेगी, धर्म कर्म से जोड़ेगी। तो राहु वहां बैठ करके जो परेशानी दे रहे थे वो केतु की दृष्टि उसको पूरा कर लेगी। केतु की दृष्टि 11वें भाव पर होने के चलते धन आगमन की स्थिति बननी है, जो मैंने आपको बताया। केतु की दृष्टि लग्न पर आपके व्यक्तित्व में कंफ्यूजन्स को भर देगी। कहीं ना कहीं कंफ्यूज्ड आप इस ईयर में थोड़ा सा रहेंगे, बट गुरु की दृष्टि चूंकि 9th हाउस पर और आपको आपके भाग्य का साथ मिल रहा है, तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन से भी आपको इस वर्ष में घबराने की जरूरत नहीं है। ओवरऑल मेष लग्न एवं मेष राशि के जातकों के लिए वर्ष 2025 अच्छा होने वाला है। विवाह इत्यादि के पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीजें अच्छी दिखाई दे रही हैं। बस आपको फिजूल के व्यय पर नियंत्रण लगा करके रखना है और गैर कानूनी कार्यों को करने से बचना चाहिए, और साथ ही साथ में अपनी वाणी की मधुरता पर आपको ध्यान देना चाहिए। शनि की 7.5 होने के बावजूद आपको कोई बहुत ज्यादा परेशानियां देखने में नहीं मिलेगी, बट हाँ ये जरूर है कि कुटुंबी जनों के साथ में रिश्तों के कष्ट आपको देखने में मिल सकते हैं। आपके परिवार
कि जो लोग हैं मेनली आपका जो, अगर आप न्यूक्लियर फैमिली से बिलोंग करते हो तो बहुत ज़्यादा तो चिंता नहीं, बट आपके कुटुंब, अगर आपका बड़ा परिवार है तो छोटे भाई बड़े भाई इनके साथ में आपके संबंध ज़रूर इस वर्ष में खराब हो जाएंगे, इस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। बाकी भौतिक पॉइंट ऑफ व्यू से मेष राशि के जातकों के लिए मंथ काफ़ी अच्छा है। संतान, विवाह, धन इत्यादि को लेकर के, करियर इत्यादि को लेकर के किसी भी तरह की बड़ी चिंता आपके लिए इस वर्ष में दिखाई नहीं देती है। उपाय के तौर पर हनुमान जी की आराधना करिएगा। अप्रैल के मंथ में एक नाव के लोहे का छल्ला बनवा करके लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर में धारण कर लीजिएगा। हनुमान चालीसा का नित्य 3 बार पाठ करना आपके लिए इस वर्ष में काफ़ी बेनिफिशियल मैं देखता हूँ। और गुरुवार के गुरुवार किसी भी मंदिर में जाकर के दर्शन करना आपके लिए इस मंथ में मैं काफ़ी बेनिफिशियल देख रहा हूँ। इन्हीं कुछ उपायों को यदि आप इस मंथ में करते हुए चलते हैं, मेनली हनुमान जी की आराधना और गुरुवार के दिन मंदिर में जाकर के दर्शन करना, इन्हीं उपायों को करने से आपकी काफ़ी हद तक जो परेशानियां हैं उनमें कमी देखने में आपको मिल जाएगी। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष लग्न एवं मेष राशि के जातकों के लिए वर्ष 2025 का राशिफल। आशा करता हूं कि मेष लग्न एवं मेष राशि के जातक मेरे द्वारा बताए गए इस राशिफल के कार्यक्रम से संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, ताकि और भी लोगों का लाभ और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।